ठीक है, तो अब देखो क्या इसके अंदर है। इसमें समझते हैं क्या था। हमने क्वेश्चन किया हुआ था, हमने सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, हमने टॉपिक किया हुआ था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस शेल। उसके वजह से एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करते हैं फिर उसको उसको फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा मैं। देखता हूं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये कि ये एक रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 5 ओम है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और पैरेलल में एक दूसरी बैटरी कनेक्टेड है और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का ये है। ठीक, ये बैटरी है 1.5 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। ये बैटरी है 2 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट across 5 ohm resistance. We have to calculate the resistance across 5 ohm resistance. तो प्रथम क्या आप ट्राई कर सकते हैं इसको। प्रथम या लोन्या ट्राई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टीचर देते हैं, बोर्ड में आता है, और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी आ चुका है। हालांकि वैल्यू चेंज होती है बस, बाकी कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सॉल्व कर सकते हो प्रथम। सर मैं सॉल्व तो कर दूंगा, पर सर इसका आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो सॉल्व कर दूंगा, बट इसका आंसर क्या कह रहे हो। सर अभी नहीं बता पाऊंगा सर, अभी मैं मतलब कहीं बाहर आया हुआ हूँ और सर कॉपी पेन मेरे पास है नहीं। गुड, क्या बात है। तो कॉफी पेन नहीं है। अच्छा, इसीलिए तुम्हारी आवाज कट रही थी बीच में भी जब तुम बोल रहे थे अभी। तो अब देखो क्या है यहां पर, देखते हैं इसको। यहां जो दोनों सेल हैं, बोथ सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मैंने बता रखा आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो फॉर्मूले मैंने कराए थे आपको। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, E1 अपॉन R1 प्लस E2, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और 1 अपॉन R1, सॉरी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही था। यस सर। हाँ, ये दो फॉर्मूले कराए थे मैंने। ठीक है, अब देखो इसकी बात नहीं हो रही, ये तो आपका कैपिटल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। अब देखो क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, इसमें से किसी एक को आप 1 ले लो, किसी एक को 2 ले लो, फर्क नहीं पड़ता, इसको आप 1 ले लो। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे 2 2 2 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3/2। और यहां पर आ गया आपका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3, ये निकल के आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट 2/3। अब इस वाले फॉर्मूले देखो, हमने दोनों सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का, दोनों सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये निकाल लिया। नाउ कम टू दिस फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होगा देखना। E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 का मतलब हो गया 1.5 अपॉन 1 प्लस 2/2। E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, वही किया हो मैंने। ठीक, E इक्विवेलेंट upon R equivalent is equal to 1.5 plus 1 and this become 2.5। ठीक, ये आ गया हमारा E equivalent upon R equivalent, और हमने R equivalent ये निकाल रखा है 2/3। जब आप निकालोगे इसको तो E equivalent इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओ 2/3, 2/3 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका E equivalent इज इक्वल टू आ गया आपका 5/3
वोल्ट। अब ये लिख सकते हो इसको वोल्ट में और इसको आप लिख सकते हो ओम में। नाउ अब हमारे पास ये दो दोनों सेल लगे हैं, इन दोनों सेल का जो अपना ईएमएफ है वो कंबाइन होके इतनी वैल्यू दे रहा है और उनका जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कंबाइन होके ये वाली वैल्यू दे रहा है। तो अगर आप इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा देखना ध्यान से। ये रहा आपका 5 ओम जिसके क्रॉस हमें निकालनी करंट वैल्यू, और इन दोनों का इक्विवेलेंट ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक सिंपल सी सर्किट बन गई जिसका ये है 5/3 वोल्ट और ये आपका है 2/3 ओम। तो ये निकालना है करंट आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5/3 होल अपॉन 5 प्लस 2/3 और आई की वैल्यू आ गई आपकी 5/3 होल अपॉन 17/3 इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/17, 3 से 3 कट गया, आई इक्वल टू आ गया हमारा 5/17 एम्पियर। और जब इसको आप अगर सॉल्व करो तो ये वैल्यू आती है 0.293 एम्पियर, 294 एम्पियर। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये आंसर लिख दो, ये भी सही है, या आई इक्वल टू लिख दो आप 0.293 एम्पियर। ठीक, तो ये निकल के आ गया। यानी इसमें जो आपने यूज किया हुआ था डेरिवेशन में कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आपने यूज किया, खड़ 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 करते हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 5/17 या 0.293 या 294 समथिंग ऐसे ही आंसर मुझे याद है कि कुछ ऐसे ही आता है, तो ये इतना आता है। आप बाकी आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो। ठीक, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में क्या है देखना ध्यान से। इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, हेलो यस Yes, sir. ठीक है, हाँ ओम्स लॉ पढ़ा था। अब ओम्स लॉ में क्या है ना, ओम्स लॉ इज यूज्ड फॉर वेरी सिंपल सर्किट। एक बैटरी दे रखी है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है, और आपसे पूछ लिया कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू क्या आएगी, और इसकी वोल्टेज है V, इसका वैल्यू है R। तो I इक्वल टू आप सिंपल सॉल्व करते हो V अपॉन R यूजिंग ओम्स लॉ, आप इसको सॉल्व कर लेते हो। प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं वहां पर आप इसको ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब देखो ध्यान से क्या होता है, ये जो मैंने भी ड्रॉ किया था ये था हमारा सिंपल सर्किट, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ये है कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये कोई सर्किट है, ड्रॉ मत करें इसको आप, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये R5। यहां भी आप लगाना चाहो लगा दो, ये हो गया R6। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया। अब अगर ये पोटेंशियल सप्लाई, वोल्टेज सोर्स, अब अगर मैं बोलूं आपको कैलकुलेट द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 ओम, क्या आप ओम्स लॉ लगा के लगा सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो? यू कैन यू फाइंड द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 ओम यूजिंग ओम्स लॉ? No, sir. ना, नहीं कर सकते। पता नहीं भाई, करंट आएगी, यहाँ आई, यहाँ पे कुछ और करंट फ्लो रही है। अब जब ये करंट यहाँ पर आई तो ये करंट डिवाइड होगी, यहाँ भी चलेगी और यहाँ भी चलेगी। कितनी करंट की हमें कैसे मालूम चलेगा? तो वी डोंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस R2 यूजिंग ओम्स लॉ। अब जहां पर ओम्स लॉ फेल हो गए, अब यहाँ पर कौन आएगा? किरचॉफ्स। तो किरचॉफ्स ने अपने कुछ लॉ दिए थे, उस लॉ को समझते हैं। थोड़ा टफ होगा समझना, लेकिन समझते हैं इसको। टफ नहीं है, बस सो निकल जाता है फ्लो फ्लो में, कुछ नहीं। बट ओम्स लॉ से तो थोड़ा सा है, टफ है। ठीक है, तो किरचॉफ्स प्रोवाइडेड टू लॉस, किरचॉफ्स प्रोवाइडेड टू लॉस to solve the complex electrical network
दो लॉ दिए उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। अब वो दोनों लॉ क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट लॉ दिया था उन्होंने किरचॉफ्स करंट लॉ। पहला लॉ था उनका किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको बोलते हैं केसीएल, शॉर्ट में बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको बोलते हैं केसीएल। और इसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। अब एक तरफ लॉ है और एक तरफ रूल है, तो किरचॉफ्स ने तो लॉ बना दिया था, उन्होंने लॉ दे दिया था। अब इसको जंक्शन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रूल को हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका हो सकता है इसको करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं रूल। ठीक है, दूसरा होता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में केवीएल। ठीक, ये हो गया आपका लूप रूल, लूप और मेश रूल। ठीक, तो पहले लॉ को बोल दिया गया जंक्शन रूल और इसको बोल दिया गया लूप और मेश रूल। अभी बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेश, सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो लूप हो गया और मेश हो गया। केवीएल को हम लोग बोलते हैं लूप और मेश रूल, केसीएल को हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल। अब एक तरफ आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर एक तरफ तो आप लॉ लिख रहे हो, यहाँ पे लॉ, यहाँ पे लॉ, यहाँ पे आप रूल लिख रहे हो और यहाँ भी आप रूल लिख रहे हो। तो मैंने ये बताया कि किरचॉफ ने लॉ दिया और उस लॉ को डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने तरीके से यूज करते हैं। हालांकि लॉ कहीं भी लॉ को कहीं भी हम वायलेट नहीं करते हैं, लॉ बिल्कुल सही रहती है, लेकिन उसी लॉ को अप्लाई करता हूं मैं मेरे तरीके से, कोई और अपने तरीके से, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है। वो तरीका क्या है आपको पढ़ाते नहीं बताऊंगा कि ये तरीका है। अब होता क्या है, दो रूल तो आपको समझ आएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। अब किरचॉफ्स के दोनों लॉ को पढ़ने के लिए ध्यान से मेरी बात को, किरचॉफ्स के दोनों लॉ को पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें जाननी जरूरी होती हैं। कौन कौन सी बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो अभी इसको यही होल्ड करते हैं, पहले उन बातों को समझते हैं, उन वर्ड को समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने लूप, मैंने लिखा जंक्शन, तो इन सारे ऐसे वर्ड को समझते हैं जिनको समझने के बाद ही हम केसीएल केवीएल को कर पाएंगे। तो देखते हैं चलो। अब इसमें क्या लिखता हूं मैं, टू अंडरस्टैंड किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट वी understand some terms. First we define some terms. अब वो कौन कौन से टर्म्स हैं, सम फ्यू टर्म्स। अब वो कौन कौन से टर्म्स है देखते हैं। जो सबसे पहला टर्म्स आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क। द फर्स्ट टर्म्स इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क, और इसको मैंने अभी लिखा होगा, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एनी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट, एनी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट known as इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क, कोई भी सर्किट आप ड्रॉ कर दो जिसमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, जिसमें एक पावर सप्लाई हो, एक से ज्यादा पावर सप्लाई भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो ये वर्ड जहां पे आएगा इसका मतलब आपको समझ जाना है कि अभी जो सर्किट ड्रॉ की थी मैंने, कुछ वैसी सर्किट आपके सामने आने वाली है। ठीक, या उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आने वाली है। जैसे ये एक सर्किट ड्रॉ किया था मैंने, मैं इसी को ड्रॉ करता हूं, चलो मैं यहां ड्रॉ करता हूं, फिर इसी में बताऊंगा आपको। ये एक पावर सप्लाई ड्रॉ किया मैंने, ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया मैंने, एक यहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया मैंने, एक यहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया मैंने, और एक यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो सर्किट है, ये पावर सप्लाई हो गया R1, R2, R3, R4। ठीक है, अब इसको आप बोल सकते हो दिस इज एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, दिस इज
एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ठीक, अब इसके बाद इस इलेक्ट्रिक नेटवर्क को समझने के बाद जो दूसरा टर्म्स आता है, वो दूसरा टर्म्स क्या होता है उसको बताता हूं, जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? सेकेंड टर्म्स जंक्शन, एनी पॉइंट एट विच टू और मोर, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसमें दो या दो से ज्यादा कंडक्टर मीट, एनी पॉइंट at which two or more conductors meet called junction। देखो क्या है ये, इसको पकड़ते हैं, इस वाले को। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर R1 भी आके मिल रहा है, R2 भी यहां से मिलते हुए जा रहा है और R3 भी यहां से मिलते हुए जा रहा है, यानी ये हो गया R3 और ये R2। तो R1 भी यहां पे आके मिल रहा है, R2 भी मिलके जा रहा है यहां से और R3 भी मिलके जा रहा है। तो इस पॉइंट पर कितने रेजिस्टेंस या कितने कंडक्टर मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, बताना पड़ेगा। सर 3। 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, दैट इज कॉल्ड द जंक्शन। जो मैंने लिखा ना जंक्शन रूल, तो करंट के लिए हम जंक्शन पकड़ते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं नोड। ऑल्सो दिस इज कॉल्ड नोड, इसी को हम लोग पकड़ते हैं, बोलते हैं नोड, जंक्शन और नोड। तो उसको जंक्शन रूल बोलते हैं। करंट के लिए हम लोग जंक्शन पकड़ते हैं कि जंक्शन पर करंट डिवाइड होती है। तो ये हो गया आपका जंक्शन, जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर आके मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। यहाँ पर एक जंक्शन ये है, ठीक। तो ऐसे में जहां भी मिलेंगे उसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे, ठीक। दूसरा आता है लूप और मेश, सॉरी थर्ड, लूप और मेश, लूप और मेश। तो लूप क्या होता है देखते हैं यहां से, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ कॉल्ड लूप और mesh, any close conducting path called loop or mesh, loop और mesh। कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ होगा उसको हम लोग लूप या मेश बोलते हैं। जैसे देखो यहां मैं लिखता हूं, ये लिखा A B C D, तो A B C D A, ध्यान रखना A B C D A, इसको बोल दिया हमने एक लूप। ये हो गया आपका लूप नंबर, ये हो गया आपका लूप नंबर 1। इसी से DCEFD, ये हो गया लूप नंबर 2, इसको बोलते हैं लूप। तो जब भी आप केवीएल अप्लाई करते हो उसी को बोला जाता है लूप रूल या मेश रूल। तो जब भी आप केवीएल अप्लाई करते हो तो केवीएल आप हमेशा किसी ना किसी लूप में अप्लाई करते हो, तो इसको बोल दिया हमने लूप 1 लूप 2। ऐसा सर्किट कॉम्प्लेक्स होगी उसमें 3 लूप आएंगे, 4 लूप आएंगे, 5 लूप आएंगे। क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इससे बेस्ड, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये लॉ क्लियर नहीं होंगे, दोनों लॉ क्लियर नहीं होंगे। लॉ तो आप एक लाइन में समझ जाओगे, एक लाइन में आप लॉ को समझ जाओगे, बट आपको इसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ है उसको हमने बोल दिया लूप या उसी का दूसरा नाम है मेश। तो केवीएल इसी से रिलेटेड है, इसको आपने बोल दिया लूप और मेश। और चौथा टर्म्स इसका है ब्रांच। ब्रांच इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क दैट लाई इन बिटवीन टू जंक्शंस, उसको बोलते हैं ब्रांच। दो जंक्शन के बीच में, दो जंक्शन के बीच में जो पार्ट आता है सर्किट का, जो पार्ट आता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क का, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। जैसे एक जंक्शन ये है, दूसरा जंक्शन ये है, तो इस दो जंक्शन के बीच में आपकी, मतलब आपकी नहीं, सर्किट की एक ब्रांच है, ठीक। यहां से ये आया और यहां पे, ठीक।
और यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ब्रांच ये हो गई, दिस इज द ब्रांच, दिस इज कॉल्ड ब्रांच। यानी कोई भी दो जंक्शन के बीच में आप कुछ भी कोई सर्किट उठा लो, सर्किट का पार्ट उठा लो, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रांच। आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो क्या आता है, अब ये चारों पॉइंट कंप्लीट करने के बाद, चारों टर्म्स को समझने के बाद हम लोग आते हैं केसीएल पे, फिर आएंगे केवीएल पे। तो आज की क्लास में मैं आपको केसीएल कराऊंगा बस। तो बात करते हैं केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको बोलते हैं केसीएल। देखना ध्यान से, अब आपको क्लियर होगा कि इसको जंक्शन रूल क्यों बोलते हैं, इसको जंक्शन रूल क्यों बोलते हैं, इसका डेफिनेशन में लिखूंगा आपको, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, in any electric circuit, the algebraic sum of all currents across a junction, अब इसमें वर्ड आ गया जंक्शन, the algebraic sum of all currents across a junction is 0, algebraic sum of all currents is 0 across a junction। तो कोई भी एक जंक्शन होता है, उसमें कुछ करंट आ रही होती है, कुछ करंट जा रही होती है। जैसे देखना, जैसे अभी मैंने जो ड्रॉ किया था, ये जंक्शन था, यहां पर हमारा R1 था, यहां पर R3 था, और यहां पर आपका R2 था। तो इस जंक्शन की तरफ ये वाली करंट आ रही थी, और ये वाली करंट जा रही है, और ये वाली करंट जंक्शन से दूर जा रही है। तो क्या होता है कि जंक्शन के क्रॉस कुछ करंट आ रही होती है, कुछ करंट जा रही होती है। अब मैं बताऊंगा कि इस लॉ, ये लॉ खत्म हो गया बस। इसका अगर आप मैथमेटिकल देखोगे, मैथमेटिकली क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल दी करेंट्स, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल दी करेंट्स इक्वल टू 0। बस ये आपका लॉ खत्म हो गया। अब इसको रूल क्यों बोलते हैं, जंक्शन रूल क्यों बोलते हो, आपको यहां पर क्लियर होगा। ये तो था सिर्फ ये किरचॉफ महोदय ने दिया था, उन्होंने दिया था बस। अब इसको 0, सॉरी, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स इज 0, सिग्मा आई इक्वल टू 0, ये लिख दिया आपने। अब यहां पर क्लियर होगा कि इसको रूल क्यों बोलते हैं। देखना ध्यान से, मान लिया ये जंक्शन है, इस जंक्शन में एक करंट I1 आ रही है, दूसरी करंट I2 भी आ रही है, तीसरी करंट I3 भी आ रही है, चौथी करंट I4। ये जंक्शन से दूर जा रहा है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अपना कुछ एक रूल बनाते हैं, वो हर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं क्या बनाता हूं, इनकमिंग करंट towards the junction इसका साइन हम लोग लेंगे पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि आती हुई करंट और जाती हुई करंट को मैथमेटिकली कुछ कोई तरीका होगा जिस तरीके से हम बता सकें कि ये आती हुई करंट है और ये जाती हुई करंट है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव साइन, और आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन का साइन हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, अब इसको रूल क्यों बोलते हैं, जो मैंने बोला कि जो जंक्शन की तरफ करंट आ रही है वो मैंने पॉजिटिव साइन लिया, जो जंक्शन से दूर जा रही है वो मैंने नेगेटिव साइन लिया। कोई और होगा वो जंक्शन की तरफ आती हुई करंट को नेगेटिव ले सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको जंक्शन रूल। तो रूल क्या होता है ना, अपने अपने बनाए होते हैं। लॉ यूनिवर्सल होता है, बट रूल वो अपने अपने होते हैं। ठीक है, तो मेरा जो रूल है ये कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव साइन के साथ और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन के साथ,
तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस साइन प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यही आपका है किरचॉफ्स करंट लॉ, बस और कुछ है नहीं इसके अंदर। किसी किसी बुक में यह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द algebraic sum of incoming currents is equal to the algebraic sum of outgoing current द algebraic sum of incoming current is equal to the outgoing current। मतलब अगर मैं इसी को लगाऊंगा तो इस रूल के तहत क्या होगा, देखना ध्यान से, इसी को कैसे लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 algebraic sum of incoming current is equal to I4 plus I5 algebraic sum of outgoing current। तो ये हो गया आपका केसीएल, सिंपल, दिस वाज द केसीएल। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द केसीएल, अभी केसीएल बता आपको केसीएल, तो केसीएल के बेस पे ये क्वेश्चन देखने से क्या आता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लूं। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, यहां पर करंट आ रही है 2 एम्पियर, यहां पर करंट आ रही है 2 एम्पियर, यहां पर करंट जा रही है बट कितनी जा रही है ये नहीं बताया गया, और यहां पर एक करंट इधर चली गई 1 एम्पियर, इधर चलेगी करंट 1.3 एम्पियर, और इधर लिख दिया इन्होंने आई, और इसी आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। करिए कैलकुलेट आप आई को, बताइए क्या आएगी आई की वैल्यू, सोचिए और बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही है, आई इज इक्वल टू 1.7, ओ क्या लिख रहा हूं मैं, 1.7 एम्पियर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, यहां पर देखो ये भी करंट आ रही है, ये भी करंट आ रही है, यानी यहां पर जा रहा होगा 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर जब यहां पर गया, इसमें से 1 एम्पियर इधर निकल गई, बचा 3 एम्पियर, 3 में से 1.3 इधर निकल गया, बचा कितना 1.7 एम्पियर, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन पहले देखा था क्या आप लोगों ने? नो सर। या फर्स्ट टाइम देखा? सर पहली बार। अच्छा, क्या बात है। दूसरा क्वेश्चन भी है, सेम वही है, उसमें कैलकुलेट करंट आई, मैं ड्रॉ कर रहा हूं सेकेंड एग्जांपल। ठीक, इधर से आ रहा है 15 एम्पियर, उस 15 एम्पियर में से इधर चला गया आपका 8 एम्पियर, इधर आ गया आपका, इधर से करंट वैल्यू जा रही है वो है 5 एम्पियर, ये इधर चला गया करंट नहीं दी वैल्यू, ये इधर चला गया करंट नहीं दी वैल्यू, इधर से आ रहा आपका 3 एम्पियर, द करंट वैल्यू इज 3 एम्पियर, और इधर जा रहा है आपका आई, और ये करंट इधर आ गया। सिंपल वही चीज, कैलकुलेट आई, इस आई की क्या वैल्यू आएगी वो आपको कैलकुलेट करना। लेट मी कंफर्म द क्वेश्चन, 15 एम्पियर, 8 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, और आई की आपको वैल्यू 23। कैलकुलेट करनी है, बताइए। ये आ रहा था 15 एम्पियर, इसको एक जंक्शन मान लेते हैं, ये रहा 15 एम्पियर, इस 15 में से 8 इधर चला गया, इधर आ गया 7 एम्पियर। ठीक, अब ये 8 और ये 3, सॉरी ये 5, 8 और ये किधर आ गया, इधर 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 किधर 13 एम्पियर। ठीक है, अब ये गया 7 और ये आ रहा है इस पे 3, यहां कितना होगा 10 एम्पियर, यानी इस जंक्शन की तरफ, इस जंक्शन की तरफ इधर से 13 आ रहा था और इधर 10 आ रहा था, 13 और 10, ये आ गया आपका I इज इक्वल टू 23 एम्पियर, I इज इक्वल टू 23 एम्पियर, ये हो गया हमारा
आई की वैल्यू दैट इज 23 एम्पियर, ये इसका आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं केवीएल की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसी को बोलते हैं लूप रूल या मेश रूल। ठीक, अब देखो वोल्टेज लॉ क्या कहता है, across any closed loop, across any closed loop, the changes in, sorry, the algebraic sum of changes in potential, the algebraic sum of changes in potential, algebraic sum of changes in potential, changes in potential must be 0। मतलब पोटेंशियल का चेंज जो होगा उसका समेशन, उसका एल्जेब्रिक समेशन 0 होगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो सिग्मा v इज इक्वल टू 0 और सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू 0। सिग्मा v इज इक्वल टू 0 और सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। चेंजेस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा वोल्टेज लॉ, या इसी को बोलते हैं लूप रूल। अब देखो लूप रूल लगाते टाइम पे ना बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। अब ये हो गया एक लूप, ये क्लोज लूप है। अब इस क्लोज लूप में ए बी सी डी, कुछ बच्चों का ऑप्शन होता है, यहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ मान लो पावर सप्लाई है। अब कुछ बच्चों का मन होगा कि भाई मैं लूप क्लोज पाथ है, अगर मैं पूछूं आपसे इस सर्कल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, क्या बताएंगे आप? कुछ भी नहीं है। कहां से स्टार्ट हो रही सर्कल, कहां पे खत्म हो रहा है, आपको पता नहीं है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे, आप बोलोगे यहाँ पे, दोनों सही है, दोनों गलत है, कोई मतलब ही नहीं उसका उसे बहस करने का। तो उसी तरीके से लूप रूल लगाते टाइम पर क्या प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैं ना यहाँ से स्टार्ट करूंगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे बोलते सर मैं यहाँ से चलूंगा, कुछ बच्चे बोलते सर मैं ना एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, कुछ बच्चे बोलते सर ये क्लॉकवाइज होगा ना, सॉरी ये क्लॉकवाइज, कुछ बच्चे बोलते मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, कुछ बोलते मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। तो सारे सही है, बट सारे कब सही हैं, जब आप एक सेट ऑफ रूल फॉलो करोगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते टाइम पे, तब आप सही हो। अब वो सेट ऑफ रूल्स क्या है, वही सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहा था मैं कि उसी सेट ऑफ रूल्स में किसी का अपना रूल होगा, किसी का अपना रूल होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन कंडीशन इज दैट कि जो रूल आप फॉलो करके चलोगे थ्रू आउट द क्वेश्चन, उसी रूल को आप फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आप प्लस माइनस कर रहे हो, दूसरी बार आप माइनस प्लस कर रहे हो। वो बता रहा हूं क्या होता है। तो क्या होता है देखो ध्यान से, जब भी आप लूप रूल को अप्लाई करते हो या केवीएल को अप्लाई करते हो, उसको अप्लाई करते टाइम पर क्या चीजें आती हैं, हो सकता है आप अप्लाई करो रूल तो बैटरी की पोलैरिटी, नेगेटिव वाली पोलैरिटी पहले है, पॉजिटिव वाली बाद भी है, यानी आप प्रोसीड कर रहे हो, यू आर प्रोसीडिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका पोटेंशियल आप लोगे प्लस वी। और कोई बच्चा प्रोसीड कर रहा है, उसके लिए पॉजिटिव पहले आ गया, नेगेटिव बाद में आ गया, तो उसको आप बोलोगे प्लस पहले आया नेगेटिव बाद में आया, उसका ये तरीका है, वो लिखेगा नेगेटिव वी। ठीक, बैटरी की पोलैरिटी में पता होता है। तो जब भी आप अब होगा ना एल्जेब्रिक समेशन, कहीं पर आएगा v माइनस आई आर वन प्लस आई आर टू, तो इसको मैंने प्लस आई आर टू कैसे किया और इसको मैंने माइनस आई आर टू कैसे किया, उसी के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स की बात हो रही है। देखो, तो जब भी आप लूप रूल अप्लाई करोगे और अगर प्रोसीड कर रहे हो आप जिस भी तरीके से, चाहे आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, कोई भी तरीका आपका हो, अगर बैटरी की नेगेटिव पोलैरिटी पहले ही बाद में पॉजिटिव आई, उसको लिखोगे आप प्लस वी, यानी जो भी वोल्टेज वैल्यू होगी प्लस 5 प्लस 10 प्लस के साइन के साथ आएगा। ऐसा क्यों, जो मेरा मानना है कि नेगेटिव कम होता है, पॉजिटिव ज्यादा होता है, वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम कम टू ज्यादा, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो इसको लिख दिया पॉजिटिव साइन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
कम, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, घट रहे हैं, तो नेगेटिव साइन। ये होता है कॉन्सेप्ट याद रखने का। दूसरा रूल, ये तो क्या बैटरी के लिए कि भाई बैटरी के लिए है। दूसरा रूल क्या है, रेजिस्टेंस में तो कुछ प्लस माइनस होता नहीं, या होता है? कोई एक रेजिस्टेंस है उसका कुछ प्लस माइनस होता है क्या? नो सर। नो सर। कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता उसका, कुछ भी उसका प्लस माइनस नहीं होता है। जब उसका कुछ भी प्लस माइनस होता है तो कैसे करेंगे? तो होता क्या कि जब भी आपके सामने सर्किट आएगी तो डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल वैल्यू उसका आप करंट किधर की तरफ फ्लो हो रहा है उसको आप डिसाइड कर लो। ठीक है, तो जिधर से करंट एंटर करेगा वो रेजिस्टेंस का पॉजिटिव, जिधर से करंट एंटर करेगा वो रेजिस्टेंस का नेगेटिव। क्या बोला मैंने? जिधर से करंट एंटर करेगा वो रेजिस्टेंस का पॉजिटिव, जिधर से करंट एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो सॉरी, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, कहीं कहीं पर ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, मान लिया करंट डायरेक्शन ये है। लेकिन केवीएल अप्लाई करते टाइम पे सेम वही रूल यहां पर है कि अगर रेजिस्टेंस के थ्रू आप जा रहे हो तो पहले पॉजिटिव आया और बाद नेगेटिव आया, तो इसको आप माइनस आई इंटू आर करोगे, माइनस आई इंटू आर नेगेटिव साइन के साथ करोगे आप। और केवीएल अप्लाई करते टाइम पर पहले नेगेटिव आया रेजिस्टेंस के थ्रू, फिर पॉजिटिव आया, तो इसको आप कर दोगे प्लस आई इंटू आर, सिंपल प्लस आई इंटू आर। ठीक, अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट लेते हैं छोटी सी, उस सर्किट को लेके सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने आपको ये समझाया ये आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। एक छोटी सर्किट लेके सॉल्व करते हैं ताकि ये जो मैंने आपको रूल बताया इस रूल का आपको समझ आए। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये एक बैटरी है, कहाँ है बैटरी, यहां है बैटरी, ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक, यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक बैटरी है। क्या मैं सही हूं? यस, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बैटरी की वोल्टेज वैल्यू है 12 वोल्ट, इस बैटरी की वोल्टेज वैल्यू है 6 वोल्ट, ये सब दे रखा है। ये जो बीच का रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 2 ओम, और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 5 ओम, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 3 ओम। क्या है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है I1, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, वेट वेट थोड़ा इसको और अच्छे से करता हूं, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहां से करंट फ्लो हो रहा है I2, ये दे रखा है। ठीक है, और I1 इधर की तरफ आएगा, I2 इधर की तरफ आएगा, तो इसमें क्या करंट फ्लो हो रही होगी, I1 प्लस I2। हेलो, यस। है ना? क्वेश्चन और इसको I3 दे रखा है, इसको क्वेश्चन दे रखा है I3। ठीक है, इस तो ये ब्रांच है ए बी सी डी और ई एफ सॉरी ई एफ। ठीक है, इस ए बी में करंट फ्लो रही I1, एफ ई में करंट फ्लो हो रहा है I2, और इस बी सी में सॉरी बी डी में सॉरी सी डी में करंट फ्लो हो रहा है I3। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट I1, I2 and I3। You have to calculate I1, I2 and I3। ठीक, तो देखना ध्यान से क्या होगा इसमें। अब इसमें दो लूप दिख रहे हैं हमें, एक लूप ये है जिसको लूप 1 बोला हमने, जिसको लूप 1 बोला हमने, और दूसरा लूप ये है जिसको हमने लूप 2 बोला, ये लूप 2। ठीक, तो देखो ध्यान से क्या होगा। अब मैं प्लस माइनस की बात करता हूं, तो ये बैटरी का माइनस है, ये बैटरी का प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस में करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव, करंट निकल रहा है नेगेटिव। ठीक है, इधर बैटरी का माइनस, ये बैटरी का प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव, करंट बाहर निकल रहा है माइनस। ठीक, इसमें देखो ये सब काम पहले करना आपको। इस वाले रेजिस्टेंस में करंट यहां एंटर कर रहा है, ये पॉजिटिव, और यहां पर करंट बाहर निकल रहा है, ये नेगेटिव। ये काम हो गया। नाउ अगर आप देखोगे एट जंक्शन सी क्या है,
I3 इज इक्वल टू, इधर आ रहा है I3, तो I3 इज इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2। हेलो, यस सर। क्योंकि ये भी करंट इस जंक्शन की तरफ आती हुई है, ये भी करंट इस जंक्शन की तरफ आती हुई है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नाउ अप्लाई केवीएल इन लूप 1, अप्लाई केवीएल लूप 1। देखो आप शुरुआत करो बैटरी से, रेफरेंस पॉइंट लो बैटरी से, तो ये है माइनस, ये है प्लस, तो यह आ जाएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट माइनस, ये कितना था, मैंने मिटा दिया था इसको, 5 ओम ना, हाँ 12 वोल्ट। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां आ गया माइनस, क्योंकि हम वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो -5I1 -2I3 इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन समझ में आया? सर एक बार फिर से रिपीट देखो कर दो। देखो ये पॉजिटिव 12 वोल्ट, ये रहा आपका पॉजिटिव का 12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हम पहले जब हम केवीएल लगाना शुरू कर रहे हैं तो माइनस पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, तो -2 प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 12 वोल्ट। यस सर। ठीक, फिर ये करंट फ्लो रही I1, समझना पड़ेगा ध्यान से इसको, ये करंट फ्लो रही I1, तो I इंटू आर लेते हैं हम लोग ना, तभी होता है वोल्टेज ड्रॉप, तो 5I1, ये आ गया 5I1। अब इस 5I1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, तो क्या कौन डिसाइड करेगा? आप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, माइनस साइन यस सर। अगेन। फिर जब आप आगे बढ़े लूप में क्या मिला आपको, ये रहा आपका 2 ओम और इधर करंट फ्लो रही I3। ठीक, तो 2I3, अब ये 2I3 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? देखो ये लूप कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाओ, तो -2I3, यानी प्लस पहले आया नेगेटिव बाद में आया, तो -2I3। नहीं आया समझ में? आ गया सर। नाउ अगेन अप्लाई KVL इन लूप 2, करो अप्लाई। अब देखो ध्यान से क्या होगा इसमें, समझना ध्यान से, ऐसे ही चल रहा है इसमें भी, तो जब इसमें आप ऐसे चल रहे हो तो ये यहां से स्टार्ट करो, तो बैटरी का पॉजिटिव पहले आ रहा है, नेगेटिव बाद में आ रहा है, -6 वोल्ट, -6 वोल्ट +2I3 +3I2 इक्वल टू 0। नहीं आया, सर आ गया। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब ओके, ये हमारा काम हो गया है सारा कुछ, केवीएल का केसीएल का सारा रूल लगा दिया, बट हमने क्या करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको और इसको सॉल्व करके I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, सिंपल। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखना आप ध्यान से क्या करता हूं मैं इसको। हमारे पास है I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, तो जहां पर यहां पर I3 है वहां पर आप पुट करो I1 प्लस I2, यहां भी I3 है, यहां पर पुट करो आप I1 प्लस I2। ठीक, तो पुट करके देखते हैं क्या होता है। पहले इक्वेशन 2 को पकड़ते हैं, ये हो गया 12 वोल्ट, तो V लिखने की जरूरत नहीं है, वो मेरी हैबिट लिखने की, -5I1 -2I3 मतलब I1 प्लस I2, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना होता है। -2I3 का I3 की जगह पे आपने लिख दिया I1 प्लस I2। ठीक, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो 12 -5I1 -2I1 -2I2 इज इक्वल टू 0। 12 -7I1 -2I2 इक्वल टू 0, -7I1 -2I2 इज इक्वल टू -12, या इसको लिख सकते हो 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया, इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये बन के आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 सॉरी, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। सेम काम यहां पे करो आप, -6 प्लस 2I3 की जगह I1 प्लस I2 प्लस 3I2
इक्वल टू 0। गुड। तो -6 प्लस 2i1 प्लस 2i2 प्लस 5i2 इक्वल टू 0। देखना, -6 प्लस 2i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 0, या हो जाएगा आपका 2i1 प्लस 7i2 इक्वल टू +6। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 भी है। इसी को आपने किसी तरीके से सॉल्व करना है। अब आपके पास मैथमेटिक्स के बहुत तरीके हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को, दो इक्वेशन, दो अननोन i1 i2, उनकी वैल्यू हम करेंगे कैलकुलेट, और उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद i1 i2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको यहाँ पुट कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो i3 की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो सॉल्व करता हूं मैं, देखो क्या आप, हाँ, क्या इसमें हम कर सकते हैं, देखना ध्यान से। ये रहा, ठीक, ये है 2i2 और ये है 7i2। मैं क्या करता हूं इसमें, एक ये 2i1 प्लस 2i2 प्लस 3i2, यहां लिख दिया मैंने 5i2, 3i2, ये आ गया आपका 5i2, ये हो गया आपका 5i2, 5i2 सही है। वही को क्या गलती हो रही है, ऐसे यहाँ 3 से कॉपी करने मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। तो 3 + 2 5i2। अब ये हमारा है 2i2, ये हमारा 5i2। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें। ये है 2i2 और ये 5i2। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दूं, मल्टीप्लाइड बाई 5 पूरे इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइड 2 कर दूं मैं पूरे इक्वेशन में, इसको मैं रेट से लिखने वाला था, मल्टीप्लाइड बाई 5, ये अपना सॉल्व करने का तरीका है, आपका तरीका अपना डिफरेंट हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 35i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 60। क्या मैंने सही मल्टीप्लाई किया? 35i1, क्योंकि मैथमेटिक्स गलती हो सकती है, 35i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 60, और ये हो गया आपका 4i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को आप, तो जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 10i2 से कट गया, आपका जाए 31i1 इज इक्वल टू 48, i1 इज इक्वल टू 48/31 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ध्यान से करना, गलती हो सकती है, और केसीएल केवीएल में हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतनी ही आपके लिए अच्छी बात है, ठीक। अब ये हमारा आ गया आंसर, i1 निकाल लिया हमने। जब i1 निकाल लिया हमने, तो किसी एक इक्वेशन में आप i2 की वैल्यू, सॉरी, i1 की वैल्यू पुट करके i2 को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इक्वेशन 2 मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 5th में, इक्वेशन 5th में मैं इस i1 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करता हूं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई i1 48/31 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6, यह आ जाएगा 96/31। तो प्लस, यानी इसको मैं लिखता हूं 5i2 इज इक्वल टू 6 माइनस 96/31, 5i2 इज इक्वल टू आ गया आपका, इसको सॉल्व करोगे आप, 6 6 186 माइनस 96, 90/31, i2 इज इक्वल टू आ गया 90/31 डिवाइड बाई 5, मतलब मल्टीप्लाई बाई 5, ये कटोगे तो आप इसको आ जाएगा 18, यानी i2 की वैल्यू आ गई आपकी 18/31 एम्पियर, एंड दिस इज अवर आंसर। हालांकि ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अब हमारा i1 निकल के आ गया, i2 निकल के आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सॉल्व करके पॉइंट में लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, बट यहीं पे लाके आप इसको आंसर में लिख दो, दैट्स करेक्ट, ठीक। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i3?
तो सिंपल आप दोनों को ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो हमारी I3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसको मैं लिखता हूं यहाँ पर I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 मतलब 48/31 प्लस 18/31, I3 इज इक्वल टू आ जाएगा 31 तो कॉमन ले लोगे आप, तो क्या जाएगा 8 प्लस 8 16 4 5 66/31, यानी ये आ गया हमारा 66/31 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब इसमें कुछ ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हम लोग लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन लिया, सॉल्व किया, केवीएल पे भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा जिसको मैं सॉल्व करूंगा केसीएल और केवीएल के बेस पे। ठीक, तो आप इसको समझ लो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसको आगे भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू।